गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट विशाल सर। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करे होंगे, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अगर मैं सबको अच्छे से ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, फटाफट हम सब करके बताइए, फिर हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के बेटा इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो कि फ्लो प्रोसेस पर अप्लाइड होता है उसकी आज हम स्टडी करने वाले हैं। आज हम डील करेंगे कि जो डिफरेंट फ्लो प्रोसेसेस होते हैं, जो डिफरेंट ओपन डिवाइसेस होती है, उसका थर्मोडायनेमिकली एनालिसिस कैसे किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, दिस इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट मी, क्वालिफाइड गेट 4 टाइम्स एंड हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर। और जो मैं सब्जेक्ट्स आपको डील करता हूं बेटा वो है थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आरएसी, आईसी इंजन, एचएमटी, अलोंग विद दिस फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी भी मैं आपके साथ डील करता हूँ। और अगर आप मेरे साथ जुड़ के अनअकैडमी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू कैन यूज माय रेफरल कोड विशाल11 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन द एनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीस एंड यू विल जॉइन द विशाल सेना नाउ। इसी के साथ बेटा मैं आपके लिए एक न्यूज लेकर आया हूँ, दैट इज अनअकैडमी एसएससी जेईई की सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो हाइक होने वाली है। अभी भी आप ओल्ड फीस में क्या ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूज द रेफरल कोड विशाल11। बेटा हर स्टूडेंट का एक ही नारा, विशाल11। 20 तारीख से हमारा प्लस कोर्स स्टार्ट होने वाला है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं एसएससी के गोल में। और दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। देयर विल बी डेली लाइव क्लासेस ऑन द फिक्स टाइम, क्रैश कोर्स अवेलेबल देयर, वीकली टेस्ट होता है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन की एनालिसिस करवाएं। फोर्थ क्लास इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द डाउट क्लियरिंग सेशन। तो यस बेटा, फॉर योर डाउट सॉल्विंग, फॉर योर डाउट्स, फॉर योर प्रॉब्लम्स, फॉर योर एमसीक्यूज, फॉर योर एमएसक्यूज, फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए एक अलग से हमने सेशन रख रखा है, डाउट क्लियरिंग सेशन। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो डाउट तो आएगा ही आएगा, तो डाउट को क्लियर करना बेहद ही जरूरी है। जब तक आप अपने डाउट क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट होता है ताकि लैंग्वेज का बिल्कुल भी इशू ना हो। और आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि हर ताले की एक ही चाबी है, हर स्टूडेंट का एक ही नारा है, दैट इज विशाल 11, विशाल 11। Join the Vishal Sena now and feel the mechanical engineering better. You will be fall in love with the mechanical engineering along with this thermodynamics also. इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का क्रैश कोर्स, एसएससी जेई के पीवाईक्यूज की ईयर वाइज सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स के मैंने सिलेक्शन थ्रू क्वेश्चन की हेल्प से आपको मोर देन, अगर हम बात करें, 600 क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग मैंने आपको यहाँ पढ़ा रखा है, आईसी इंजन मैंने आपको यहाँ पढ़ा रखा है, आरएसी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा रखा है। चलिए बेटा बात करते हैं कि जुड़ना कैसे है। एसएससी गोल चूज करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, विशाल 11 रेफरल कोड लगाना है और आपकी 1 साल की फीस जो कि 6,000 है, उसमें आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ 2 साल की फीस 7,200 रुपये, उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 साल की फीस हो जाएगी आपकी 5,400 रुपये। और जो 2 साल की जो फीस है बेटा, वो 2 साल की फीस आपकी हो जाएगी 6,480 रुपये। जो बच्चे लोग इस फीस को एक साथ नहीं दे सकते हैं, वो इस फीस को नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब विदाउट इंटरेस्ट, आप इस किस्त को क्या कर सकते हो, फीस को किस्तों में यानी ईएमआई में आप दे सकते हो। आपसे कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ सभी नोट्स वगैरह के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा विशाल 11। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हर स्टूडेंट का एक ही नारा है, टेलीग्राम चैनल भी विशाल 11 है, रेफरल कोड भी विशाल 11 है। हर जगह बेटा विशाल 11, विशाल 11 ही है। आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। चलिए बेटा आज के हमारे इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ सर? मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ओपन सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात करते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखिए, स्टडी स्टडी का मतलब क्या होता है? आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी। सर स्टडी का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के बताना चाहूंगा, फिर हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है। देखिए सर, स्टडी फ्लो की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है? स्टडी फ्लो मीन्स, स्टडी फ्लो मीन्स द प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज doesn't vary, doesn't vary with respect to time, with respect to टाइम। जो प्रॉपर्टीज होगी
वो टाइम के साथ परिवर्तित नहीं होगी। देयरफॉर देयरफॉर मास फ्लो रेट at entry, one second, the mass flow rate at entry and at exit of control volume are same। आर सेम। चलिए बेटा, तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी कि जो प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, दैट इज द स्टडी फ्लो। इसी के साथ जो मास फ्लो रेट अंदर जा रहा है वही मास फ्लो रेट आपका सिस्टम से बाहर निकलेगा। चलिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कंट्रोल वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं। दिस इज योर कंट्रोल वॉल्यूम, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है। कंट्रोल वॉल्यूम मतलब बेटा ओपन सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम मतलब बेटा हमारा ओपन सिस्टम। मान लीजिए यहाँ से आपका कोई मास फ्लो रेट अंदर जा रहा है और यहाँ से आपका कोई मास फ्लो रेट बाहर निकल रहा है। बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एकदम चिल होके समझना है चीजों को, ठीक है, एकदम चिल होके समझिएगा। चलिए, तो हमने क्या किया है सर, हमने यहाँ पर दो सेक्शंस कंसिडर किए हैं। एक तो है हमारा ये वाला सेक्शन और दूसरा है हमारा ये वाला सेक्शन। दो सेक्शन है बेटा हमारे, ये सेक्शन है हमारा वन वन, ये सेक्शन है हमारा टू टू, ठीक है, ये सेक्शन है हमारा वन वन, एक सेक्शन है हमारा टू टू। अब इसमें हम एनर्जीज को कैसे कंसिडर करेंगे। नाउ थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके साथ किस किस टाइप की एनर्जी आपके सिस्टम के अंदर जा सकती है और कैसी कैसी एनर्जी आपके सिस्टम से बाहर निकल सकती है। तो सबसे पहली चीज तो मैं एक यही कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो मास फ्लो रेट है वो है एम डॉट, यहाँ पर भी जो मास फ्लो रेट है वो है हमारा एम डॉट। तो यहाँ से आपका मास फ्लो रेट बाहर निकल रहा है और यहाँ से आपका मास फ्लो रेट अंदर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपका मास फ्लो रेट अंदर आ रहा है और ये है आपका क्या, ये है हमारा कंट्रोल वॉल्यूम। ये क्या है हमारा, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम, इट इज अवर कंट्रोल वॉल्यूम। देखिए कौन कौन सी एनर्जी सिस्टम में जा सकती है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, वन सेक्शन है तो वन सेक्शन पर सर एंथैल्पी अंदर जा सकती है, इंटरनल एनर्जी अंदर जा सकती है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर प्रेशर है P1, स्पेसिफिक वॉल्यूम है V1, है ना। हमारे यहाँ पर वेलोसिटी है C1, हमारे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है KE1, हमारे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है PE1। सिमिलरली यहाँ भी हम टेम्परेचर भी आप कंसिडर कर सकते हो, टेम्परेचर इज T1। यहाँ पर एंथैल्पी है H2, ठीक है, इंटरनल एनर्जी है U2, टेम्परेचर है T2, प्रेशर है P2, स्पेसिफिक वॉल्यूम है V2, वेलोसिटी है C2, काइनेटिक एनर्जी है KE2, पोटेंशियल एनर्जी है PE2 है, PE2 है। तो यहाँ पर मैं आपको एक खतरनाक चाबी देने वाला हूँ। वो चाबी क्या है, वो चाबी है बेटा, एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम will be equals to energy coming out from the system। बात आ रही समझ में, एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम इक्वल्स टू एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। यहाँ पर ये चाबी आपको यूज में लेनी है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। इसी के साथ साथ एक दूसरी चाबी भी है आपका, मास गोइंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल्स टू मास कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। ये दोनों चाबी आपके स्टडी फ्लो डिवाइसेस में लग सकती है और आपके थर्मोडायनेमिक्स में 80 to 90% जो डिवाइसेस होती है बेटा वो आपकी स्टडी फ्लो डिवाइसेस ही होती है। चलिए यहाँ पर अब मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पर ये जो इसकी जो हाइट है बेटा वो है Z2 फ्रॉम द बॉटम, यहाँ इसकी हाइट है वो है Z1 फ्रॉम द बॉटम। चलिए जो हमने लिखा है पहले तो हम वो चर्चा कर लेते हैं, वो क्या है। देखिए H क्या है सर, H है हमारी एंथैल्पी, H क्या है हमारी एंथैल्पी है। U क्या है सर, U है हमारी इंटरनल एनर्जी, U क्या है हमारी, U है हमारी इंटरनल एनर्जी, U इज अवर इंटरनल एनर्जी।
यू इज अवर इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मेरे को हाइड होना पड़ेगा, चलो बाद में देखते हैं। अभी टी क्या है सर? टी है हमारा टेम्परेचर। टी क्या है हमारा? टी है हमारा टेम्परेचर। इसी के साथ पी क्या है सर? पी है हमारा प्रेशर। वी क्या है सर? वी है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसी के साथ अगर मैं बात करूं पी स्मॉल वी, ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा फ्लो वर्क। ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा फ्लो वर्क होगा। ठीक है, पीवी आपका फ्लो वर्क हो गया। के ई क्या है आपका सर? के ई है हमारी काइनेटिक एनर्जी। के ई हमारी क्या है? के ई हमारी काइनेटिक एनर्जी। पीई क्या है सर? पीई है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पीई क्या है? पीई है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और जेड क्या है हमारा सर? जेड है हमारा डोटम। जेड क्या है हमारा? जेड है हमारा डोटम। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आपको। इसी के साथ यहाँ पर मैं कुछ और भी चीजें कंसिडर करना चाहूंगा। जैसे से फॉर एग्जांपल आपका मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ कि हीट सिस्टम के अंदर जा रहा है। तो हीट सिस्टम के अंदर जा रहा है और आपका जो वर्क है वो सिस्टम से बाहर निकल रहा है। ऐसे मैंने कंसिडर किया है ताकि दोनों पॉजिटिव मैनर में रहे। तो हीट एडेड टू द सिस्टम इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो W है वो W हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारा Q है तो ये Q हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी सिंपल बेटा, सो सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई करने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल्स टू एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, है ना? एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल्स टू एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। दिस इज वैलिड फॉर एनी सिस्टम। दिस इज वैलिड फॉर एनी सिस्टम, इधर योर क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, ये डिपेंड नहीं करता। चलिए बेटा, अब हम कंसीडर किए हैं तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इनलेट पर कौन कौन सी एनर्जी जा रही है सर? इनलेट पर एनर्जी जा रही है इंटरनल एनर्जी प्लस आपका फ्लो वर्क हो जाएगा P1V1 प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी अंदर जा रही है KE1 प्लस आपकी पोटेंशियल अंदर एनर्जी अंदर जा रही है PE1 प्लस आपका यहाँ से हीट अंदर जा रहा है Q डिवाइड बाय M इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके बाहर निकल रही है इंटरनल एनर्जी U2 प्लस V2 प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी KE2 प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी PE2 प्लस आपका बाहर निकल रहा है वर्क। तो देखिए यहाँ पर हीट अंदर जा रही थी तो मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड यूज में लिया है, और वर्क बाहर निकल रहा है इसलिए मैंने उसको राइट हैंड साइड में यूज में लिया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिए ये U1 और P1V1, U1 और P1V1, यहाँ देखिए U2 और P2V2, है ना? U2 और P2V2, ये क्या है सर? ये है हमारी एंथैल्पी। ये है हमारी एंथैल्पी। और अगर ये हमारी एंथैल्पी है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हमारा फॉर्मूला बनेगा H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। हम यहाँ पर कंसिडर करें क्योंकि U इज द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पे क्या होगा? स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये हो जाएगा सर C1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ये हो जाएगा सर जी Z1 प्लस यहाँ पर आपका चल रहा है हीट पर यूनिट मास इज इक्वल टू, सब चीज पर यूनिट मास है, ये हो जाएगा एंथैल्पी H2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा C2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस अगर हम बात करें यहाँ हो जाएगा हमारा जी Z2 प्लस W डिवाइड बाय M। यहाँ मैंने M नहीं लगाया, W डिवाइड बाय M, है ना? आई होप इट इज क्लियर टू यू। वन सेकेंड बेटा, चलिए ठीक है, अब सही है, अब सही है बेटा। देखिएगा बेटा, अब यहाँ पे देखिए इस H की यूनिट, अगर आप इस H की यूनिट ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एंथैल्पी की यूनिट किलो जूल
पर केजी में लेते हो, सर हमारी C1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 की यूनिट भी किलो जूल पर केजी में आनी चाहिए। लेकिन जब आप C1 की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आप पुट करोगे तो आपकी C1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 की वैल्यू की वैल्यू आपकी जूल पर केजी में आएगी। तो किलो जूल में करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, नीचे 1000 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा 2000। सिमिलरली GZ1 के भी नीचे क्या आएगा 1000 आएगा, और ठीक उसी तरीके से यहाँ भी क्या आएगा 2000 आएगा, और यहाँ GZ1 के नीचे भी क्या आएगा सर 1000 आएगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि H1 की भी यूनिट किस में होगी, किलो जूल पर केजी में। जब मैं C1 स्क्वायर 2000 लूंगा तब इसकी यूनिट भी किस में आएगी सर, किलो जूल पर केजी में आएगी। इस GZ1/1000 की वैल्यू भी किस में आएगी, किलो जूल पर केजी में आएगी। Q डिवाइड बाय एम की भी किस में यूनिट आएगी, किलो जूल पर केजी में आएगी। सिमिलरली सभी की यूनिट किस में आएगी, किलो जूल पर केजी में आएगी। तो सभी की यूनिट किलो जूल पर केजी में करने के लिए मैंने C1 स्क्वायर के नीचे 1000 से डिवाइड किया है, और GZ के नीचे भी मैंने 1000 से डिवाइड किया है। तो जब मैं C1 स्क्वायर के नीचे 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 1000 दैट इज 2000, और GZ1 और ये Q बाई एम, और उसी के साथ आपका C2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2000, GZ2 डिवाइड बाय 1000 एंड W बाई एम। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि सारी यूनिट, इस पूरी इक्वेशन की यूनिट किस में होगी, जूल पर केजी में। किस में होगी, जूल पर केजी में होगी। चलिए बेटा, इसके साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एजम्पशन देता हूँ, ठीक है। चलिए वो बाद में एजम्पशन लेंगे, पहले इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम और इलोबरेट करते हैं, है ना। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और इलेबरेट, चलिए क्यों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कुछ ओपन डिवाइसेस को कंसिडर करते हैं और उसकी हम स्टडी करते हैं, है ना। सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं नोजल की। किसकी बात करते हैं, नोजल की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नोजल की। सर नोजल क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है, नोजल क्या होता है, नोजल तो सबको मालूम है। कि नोजल क्या होता है। देखिए नोजल क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे कि इट इज ए डिवाइस, ये एक तरीके की डिवाइस है जिसमें आपकी जो हीट एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज ए डिवाइस ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, इट इज ए डिवाइस ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन इन विच काइनेटिक इन विच हम कहते हैं, इन विच अगर हम बात करें, इन विच, हाँ काइनेटिक एनर्जी से ही लिखते हैं। चलिए काइनेटिक थोड़ी डेफिनेशन प्रॉपर लिखेंगे तब आपका क्वेश्चन भी अगर आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड increases at the expense of हीट एनर्जी। मतलब इसमें जो हीट एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, और प्रेशर एनर्जी, और प्रेशर एनर्जी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए यहाँ पर कुछ एजम्पशन मैं लूंगा। पहली एजम्पशन क्या है, एजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम भी हम एनालिसिस करेंगे नोजल का तब एजम्पशंस काफी इंपॉर्टेंट है, एजम्पशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, एजम्पशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये एजम्पशंस आपको याद होनी चाहिए जब भी आप ये यूज में लेंगे। पहली एजम्पशन क्या है सर, पहली एजम्पशन ये है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस हैं वो नेग्लेजिबल है, नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेस है वो हमने नेग्लेक्ट कर दिए हैं। नेग्लेक्टिंग वर्क इंटरेक्शन,
मैं वर्क इंटरेक्शन को क्या करूँ, नेग्लेक्ट करूँ। ये आप खुद नोट्स बनाइएगा बेटा, नेग्लेक्टिंग वर्क इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद में थर्ड एजम्पशन में यूज में लेता हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। फोर्थ एजम्पशन क्या है, तो हमारी फोर्थ एजम्पशन है काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट इज नेग्लेजिबल। काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट इज नेग्लेजिबल। काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट इज नेग्लेजिबल। तो ये जो फोर्थ एजम्पशन है, ये जो फोर्थ एजम्पशन है बेटा, ये क्या है, ये आपकी परमानेंट एजम्पशन नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तभी आपको ये एजम्पशन एज्यूम करनी पड़ेगी, है ना। अगर क्वेश्चन में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट इज गिवन है तो आपको वो काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी गिवन नहीं है तो वो आप काइनेटिक एनर्जी को जीरो मान के चल सकते हो। मतलब ये जरूर नहीं है कि हमेशा फोर्थ एजम्पशन अप्लाई होगी ही होगी। कभी कभी क्वेश्चन में इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी दे देगा 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, देन यू हैव टू कंसीडर दैट काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तब हम उसमें क्या करेंगे, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब नोजल में क्या करता हूँ, नोजल में मैं आपको बताता हूँ कि नोजल आपको नजर कैसी आती है। देखिए इस तरीके से आपको नोजल नजर आती है, जनरली कन्वर्जिंग टाइप की होती है। और ठीक है, आपको मैंने इनलेट और एग्जिट बता दिया है कि यहाँ से आपका वर्किंग फ्लूइड एंटर करेगा, यहाँ से आपका वर्किंग फ्लूइड एंटर करेगा और यहाँ से आपका वर्किंग फ्लूइड बाहर निकलेगा, यहाँ से आपका वर्किंग फ्लूइड बाहर निकलेगा। ठीक है, ये आपकी नोजल है और इसी के साथ हमने इस नोजल को बना रखा है एडियाबेटिक। क्या बना रखा है, एडियाबेटिक बना रखा है। एडियाबेटिक बना रखा है तो इससे कोई भी आपका हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ नोजल से हमें कोई वर्क नहीं मिलता है, तो वर्क इंटरेक्शन भी यहाँ पर किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब आपका वर्किंग फ्लूइड एंट्री से एग्जिट करेगा, एंट्री से जाएगा और एग्जिट से निकलेगा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लगभग सेम बनी रहेगी। उसमें होने वाला जो चेंज है वो नेग्लेजिबल होगा। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर देखिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से, फ्रॉम द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, चलिए अब हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात करते हैं। फ्रॉम द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखिए क्या एक्सप्रेशन आएगा। सबसे पहला आएगा सर हमारा H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा GZ1 डिवाइड बाय 1000 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा Q डिवाइड बाय M इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 प्लस GZ2 डिवाइड बाय 1000 प्लस W डिवाइड बाय M। तो यहाँ आप देखिए एक्सप्रेशन में, यहाँ पर एक्सप्रेशन में आपका Q डिवाइड बाय M जीरो हो जाएगा, ये W डिवाइड बाय M जीरो हो जाएगा क्योंकि एडियाबेटिक है और कोई भी वर्क इंटरेक्शन नहीं है। ये C1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 भी लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव। और जब काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है तो देखिए आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा सर, एक्सप्रेशन बनेगा H1 माइनस ऑफ H2 प्लस GZ1 माइनस ऑफ GZ2 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू C2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2000। अब हमने क्या कंसीडर किया है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल है। मतलब हालांकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनलेट पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, एग्जिट पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन दोनों में जो चेंजेस आएगा वो लगभग जीरो के बराबर आएगा। और जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो हमारा जो H1 प्लस सॉरी H1 माइनस जो H2 का वैल्यू होगा सर वो हमारा C2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ C2 की, तो C2 will be equals to what? C2 will be equals to 2000 times of delta H अंडर रूट। तो यहाँ से जो आपकी C2 की वैल्यू आएगी बेटा, C2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी आएगी 44.72 अंडर रूट ऑफ
डेल्टा एच, अंडर रूट ऑफ डेल्टा एच। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद रखना है बेटा C2 का। ये C2 का एक्सप्रेशन आप तभी यूज में ले सकते हो जब आपने C1 को नेग्लेजिबल माना हो। C1 को क्या माना हो? नेग्लेजिबल माना हो। तो इस C2 का फॉर्मूला आप तभी यूज में ले सकते हो जब आपने C1 को नेग्लेजिबल माना हो। इज इट क्लियर? C2 इज इक्वल टू 44.72 अंडर रूट ऑफ डेल्टा एच। और अंडर रूट ऑफ डेल्टा एच में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी सर? डेल्टा एच की वैल्यू होगी Cp इन ब्रैकेट T1 माइनस ऑफ T2। ध्यान रखिएगा Cp की वैल्यू किलो जूल पर केजी केल्विन में लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी यूनिट्स को किलो जूल पर केजी में लिया है, तो Cp की यूनिट भी किलो जूल पर केजी केल्विन में आएगी। तो ध्यान रखिएगा Cp की यूनिट भी किसमें होनी चाहिए? किलो जूल पर केजी केल्विन में। इसमें किलो जूल पर केजी केल्विन में। आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा, है ना? तो नोजल का काम क्या होता है सर? नोजल का काम होता है हमारी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। और नोजल में आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है? देखिए यहाँ पर मैं वापस लिखता हूँ। नोजल में आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो C2 का वैल्यू होगा सर, C2 का वैल्यू होगा 44.72 अंडर रूट ऑफ डेल्टा एच, या फिर DH भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। DH भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये C2 का जो वैल्यू है ये आपको याद रखना है। और ये C2 का वैल्यू तब आया जब हमने कुछ एजम्पशंस ली है। तो ये एजम्पशंस भी, ये सारी की सारी एजम्पशंस भी आपको याद होनी चाहिए, है ना? ये सारी सारी एजम्पशन आपको याद होनी चाहिए बेटा, याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। चलिए, नोजल आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बेटा आते हैं डिफ्यूजर पर। नोजल का उल्टा होता है डिफ्यूजर, ये ध्यान रखिएगा। जो आपका दूसरा डिवाइस है, दूसरा स्टडी फ्लो डिवाइस है बेटा, वो है आपका डिफ्यूजर। दूसरा स्टडी फ्लो डिवाइस है बेटा आपका डिफ्यूजर। डिफ्यूजर, ठीक है, ये है आपका डिफ्यूजर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजर में क्या होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। डिफ्यूजर की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम उसके बारे में समझेंगे कि डिफ्यूजर में होता है क्या। डिफ्यूजर में क्या होता है कि इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस, इट इज ए डिवाइस भी लिख लो सिंपल सा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंपल थिंग ही वैसे कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो चीजें सिंपल लगती है वही कॉम्प्लिकेटेड होती है। इट इज ए डिवाइस ऑफ वेरिएबल पैसेज used to decrease velocity। इट इज यूज्ड टू डिक्रीज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए यूज में लिया जाता है। बिल्कुल वैसा ही होता है ना? नोजल का अपोजिट होता है, नोजल का अपोजिट होता है। तो इस तरीके से होगा, देखिए बेटा, ये वेलोसिटी को कम करने के काम आता है। सेम एजम्पशंस यहाँ पर अप्लाइड होगी जो एजम्पशन आपकी नोजल में हुई। ठीक है, सेम एजम्पशन यहाँ पर अप्लाइड हुई होगी जो एजम्पशन आपके नोजल में हुई थी। लेकिन यहाँ पर इनलेट और एंट्री की जो पॉइंट्स है वो चेंज हो जाएंगे। इनलेट और एंट्री के जो पॉइंट्स है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? आपका वर्किंग फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा और आपका वर्किंग फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ से एंटर करेगा, दिस विल बी द एंट्री पॉइंट एंड दिस विल बी द एग्जिट पॉइंट। ये आपका एग्जिट पॉइंट होगा। बिल्कुल अपोजिट इसका एनालिसिस होगा आपके एज ए नोजल। तो ये आपके लिए खुद के लिए टास्क है। उसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस की बेटा बात करता हूँ। आपकी जो नेक्स्ट डिवाइस होती है वो होती है सर हमारी डिफ्यूजर। डिफ्यूजर तो हो गया ना बाबू? डिफ्यूजर हो गया। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट डिवाइस आपकी टरबाइन। टरबाइन और कंप्रेशर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। टरबाइन और कंप्रेशर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कंप्रेशर को हम अलग से पढ़ लेंगे। कंप्रेशर और पंप लगभग सेम से होते हैं। कंप्रेशर और पंप लगभग सेम से होते हैं। आपने देखा होगा कि टरबाइन का क्या फंक्शन होता है। टरबाइन में क्या होता है? आपका गरम गरम वर्किंग फ्लूइड, हॉट वर्किंग फ्लूइड एंटर करता है एट ए हाई वेलोसिटी एंड हाई टेम्परेचर, एंड इट विल एक्सपैंड जब वो टरबाइन के थ्रू पास होता है। एंड ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन इट्स एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, that is the shaft work, and further this shaft work will be converted into the electrical energy with the help of the dynamometer। तो इसमें हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है बाय द एक्सपेंशन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, एक्सपेंशन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसका एजम्पशन भी यूज में लेंगे और इसका भी हम एनालिसिस करेंगे जैसा हमने
नोजल का एनालिसिस किया था। किसका एनालिसिस किया था? नोजल का एनालिसिस किया था। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं टरबाइन की। टरबाइन क्या होता है सर? इट इज ए डिवाइस, वैसे हालांकि सभी डिवाइस, इट इज ए डिवाइस। टरबाइन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। इन विच एनर्जी एनर्जी is transferred energy is transferred from working fluid working fluid to rotor, and it will produce and it will produce mechanical power। और इसे हम कह सकते हैं शाफ्ट वर्क। क्या कहेंगे? शाफ्ट वर्क कहेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इसमें हम और लिख सकते हैं देयर इज एक्सपेंशन ऑफ हाइड हो जाता हूँ मैं। देयर इज एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड there is expansion of working fluid due to which due to which pressure will be decreased। which results in decrease in pressure। which results in decrease in pressure। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी ना, which results in decrease in pressure। तो आज हम थ्रोटलिंग, आपका जो फ्री एक्सपेंशन होता है वो हम सब डील करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या एजम्पशंस हमें मेड करनी पड़ेगी। व्हाट आर द एजम्पशंस मेड इन योर टरबाइन? सिंपल सी एजम्पशंस हैं, सिंपल सी एजम्पशन है। पहली एजम्पशन क्या है? नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या है देखिए, तो दूसरा है नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी। नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए थर्ड क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस। थर्ड है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। और जब मैं यहाँ पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज करूंगा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज करूंगा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? H1 प्लस, मेरे साथ बार बार लिखना है आपको, ये तभी जाके याद होगा, T1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 प्लस DZ1 डिवाइड बाय 1000। और एक बार तो ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पूछी गई है एग्जाम में, 2 डिवाइड बाय एम। एसएससी जेई हमें एक बार ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही पूछ लिया। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है? H2 प्लस T2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 प्लस DZ2 डिवाइड बाय 1000 प्लस W डिवाइड बाय M। तो यहाँ पर जब आप ये एजम्पशन लगाएंगे तो नेग्लेक्टिंग चेंज इन योर काइनेटिक एनर्जी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेग्लेक्टिंग चेंज इन योर पोटेंशियल एनर्जी, ये और ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में Q डिवाइड बाय M आपका कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है, Q डिवाइड बाय M आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, चलिए अब उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आपकी इक्वेशन क्या बचेगी। सर हमारी इक्वेशन बचेगी W डिवाइड बाय M इज इक्वल्स टू H1 माइनस ऑफ H2। तो W किसके इक्वल होगा सर? W इक्वल होगा M टाइम्स ऑफ H1 माइनस ऑफ H2। ठीक है, H1 माइनस ऑफ H2। यहाँ लिख सकता हूँ W विल बी इक्वल्स टू M CP H1 माइनस H2 का हो जाएगा सर, हाइड हो जाता हूँ मैं, T1 माइनस ऑफ T2। तो यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, ये यूनिट होगी सर किलो जूल पर केजी में, और ये यूनिट होगी हमारी किलो जूल, इसमें होगी किलो जूल में होगी। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे बताइए बेटा। सबको क्लियर है? फटाफट बताइए। एक बार वापिस से इसको ध्यान से देखिए, एक बार वापिस से इसको ध्यान से देखिए और दोनों की डेफिनेशन पढ़िए। डिफ्यूजर क्या होता है और आपका टरबाइन क्या होता है। टरबाइन की अगर हम चर्चा करें तो टरबाइन क्या होता है, मेरे साथ सभी बोलेंगे, बेटा बोलोगे तभी याद होगा। आप चाहे कहीं भी बैठे हो, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। आप बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ। इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस in which energy is transferred from the working fluid to the rotor, and and it will produce mechanical work और shaft work। ये मैकेनिकल वर्क या फिर शाफ्ट वर्क को प्रोड्यूस करेगा। देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड टेक्स प्लेस इन द टरबाइन विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द प्रेशर। मतलब एक्सपेंशन होने से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन होने से क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। चलो, उसके बाद हमने कुछ एजम्पशन ली थी, और एजम्पशन मेरे साथ बोलेंगे, नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है ना बेटा, वो नेग्लेजिबल है। चेंज चेंज नेग्लेजिबल है, चेंज नेग्लेजिबल। नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी और एडियाबेटिक प्रोसेस। और जब ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो आपकी जो टरबाइन की इक्वेशन बनेगी, ये दो इक्वेशन आपकी बनेगी। टरबाइन की ये दो इक्वेशन बनेगी। एक तो इक्वेशन बनेगी ये W/M वाली, एक तो बनेगी ये W/M वाली। इसका यूनिट का ख्याल रखिएगा, किलो जूल पर केजी में इसका यूनिट आएगा। एक यूनिट बनेगी आपकी किलो जूल में, और वो इक्वेशन होगी हमारी WMCP T2 और T1 के बीच में, T2 और T1 के बीच में। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर T1 माइनस T2 लें या T2 माइनस T1 लें, क्या लें भाई, समझ नहीं आ रहा है। अब बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। आप क्या कीजिए, एक टरबाइन का डायग्राम बनाइए यहाँ पे। आप फटाफट यहाँ पर एक टरबाइन का डायग्राम बनाइए। बना लिया सर? ये टरबाइन का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? ये टरबाइन का डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम ऑफ टरबाइन। ये टरबाइन का डायग्राम है। इसमें आपका वर्किंग फ्लूइड, चलो यहाँ ये कंप्रेसर बना दिया वैसे तो। टरबाइन का डायग्राम ऐसा बनेगा, ये आपका टरबाइन का डायग्राम है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है टरबाइन को। यहाँ से आपका वर्किंग फ्लूइड अंदर जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका वर्किंग फ्लूइड अंदर जाएगा, यहाँ से आपका वर्किंग फ्लूइड बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के साथ साथ सर ये हमारा वर्क को भी प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा? वर्क को भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया आपका W, ये हो गया आपका W। मान लीजिए आपका जो टरबाइन है H1 एंथैल्पी के साथ अंदर जाता है, H2 एंथैल्पी के साथ बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आप लगाइए एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। ये लगाइए, एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। ये चीज लगाइए। जब आप ये चीज यहाँ पर लगाएंगे, है ना, जब आप ये चीज यहाँ पर लगाएंगे तब आप पाएंगे, देखिए एनर्जी अंदर जा रही है सर H1, बाहर कौन सी निकल रही है सर? बाहर निकल रही है W और H2, बाहर निकल रही है W और H2 निकल रही है। तो W का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? W का वैल्यू आ जाएगा H1 माइनस ऑफ H2। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो दिक्कत होती है ये वो यहाँ से बिल्कुल दूर हो जाएगी, यहाँ से पूरी की पूरी जो आपकी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, है ना। चलिए बेटा, शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम सब करके बताओ बेटा, सभी आगे बढ़े क्या?
वापस देख लो, एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। एनर्जी अंदर जा रही है H1, बाहर आ रहा है W और H2। बाहर कौन आ रहा है? W और H2 आ रहा है, W एंड H2। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब हम हमारे नेक्स्ट डिवाइस पर आते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट डिवाइस है उस नेक्स्ट डिवाइस का नाम है बेटा हमारा पंप या फिर आपका कंप्रेशर। दोनों वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, दोनों ही वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। देखिए, एक है हमारा कंप्रेशर, एक है हमारा कंप्रेशर, और दूसरा है हमारा पंप। एक है हमारा कंप्रेशर और दूसरा हमारा क्या है? पंप। दोनों ही आपकी कैसी डिवाइसेस है, बताएगा कोई? दोनों ही आपकी कैसी डिवाइसेस है? दोनों ही हमारी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। दोनों ही हमारी क्या है? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। टरबाइन क्या थी? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस थी। और कंप्रेशर और पंप दोनों ही हमारा वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। कंप्रेशर क्या करता है? कंप्रेशर गैसियस वर्किंग फ्लूइड को हैंडल करता है। किसको हैंडल करता है? गैसियस वर्किंग फ्लूइड को। तो कंप्रेशर को आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, पंप को आप फ्लूइड मशीनरी में पढ़ते हो। तो कंप्रेशर हैंडल करता है गैसियस वर्किंग फ्लूइड को, और पंप आपका हैंडल करता है लिक्विड वर्किंग फ्लूइड को। किसको हैंडल करता है? लिक्विड वर्किंग फ्लूइड को हैंडल करता है। और दोनों का ही काम क्या होता है? दोनों का ही काम होता है प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना। किस एनर्जी को इंक्रीज करना? प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना, क्योंकि दोनों में ही होता है हमारा कंप्रेशन। दोनों में ही हमारा क्या होता है? कंप्रेशन प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? कंप्रेशन प्रोसेस होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक चीज और आपको याद रखनी है, कंप्रेशन में गैसियस वर्किंग फ्लूइड होता है, और गैसियस वर्किंग फ्लूइड आपका ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। लिक्विड इज कंसिडर्ड टू बी एज इनकम्प्रेसिबल वर्किंग फ्लूइड। तो गैसियस वर्किंग फ्लूइड आपका कंप्रेसिबल होता है, इसलिए जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। और इन दोनों के इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर हमारी सर जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, और हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो कम होता है। आपके जो लिक्विड होते हैं, ये लिक्विड जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मैं जनरली बात कर रहा हूँ जनरली की। तो लिक्विड जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिसके कारण इनका प्रेशर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर में इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर प्रेशर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और कंप्रेशर में डेंसिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। किस पर फोकस किया जाता है? डेंसिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अगर मैं यहाँ पर डिवाइस बनाऊँ कंप्रेशर और पंप, कंप्रेशर और पंप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफ्यूजर की तरह, सॉरी नोजल की तरह, नोजल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिएगा, यहाँ से वर्किंग फ्लूइड अंदर जा रहा है आपका, यहाँ से वर्किंग फ्लूइड अंदर जा रहा है आपका H1 एंथैल्पी के साथ। यहाँ से वर्किंग फ्लूइड आपका बाहर निकल रहा है H2 एंथैल्पी के साथ। और ये जो डिवाइस है आपकी, ये वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। तो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, तो W अंदर की तरफ जाएगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि इनलेट पर अगर एंथैल्पी H1 है, एग्जिट पर एंथैल्पी अगर H2 है, तो एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम, एनर्जी कौन कौन सी अंदर जा रही है सर? एनर्जी अंदर जा रही है हमारी H1 प्लस W। और एनर्जी बाहर कौन सी निकली है सर? एनर्जी बाहर निकल रही है सर H2। तो यहाँ से वर्क इनपुट टू द सिस्टम की वैल्यू क्या होगी सर? वर्क इनपुट टू द सिस्टम की वैल्यू होगी H2 माइनस ऑफ H1। यह है कंप्रेशर वर्क। कैसा वर्क? कंप्रेशर वर्क, या फिर हम कह सकते हैं इसको पंप वर्क। कैसा वर्क? पंप वर्क। ठीक इसी तरीके से ये आपका कौन सा वर्क हो जाएगा? टरबाइन वर्क। ये कौन सा वर्क हो जाएगा? टरबाइन वर्क हो जाएगा। और यही अगर मैं बात करता हूँ, कंप्रेशर हो गया, टरबाइन हो गया, ठीक है, पंप हो गया। तो ये जनरली जो मोस्ट कॉमन जो आपकी स्टडी फ्लो डिवाइसेस होती है, यूज में ली जाती है, उसकी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा? एनालिसिस। सिंपल सा बेटा इसका एनालिसिस है। चलिए अब हम नेक्स्ट डिवाइस की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है बेटा हमारा बॉयलर या फिर इवोपरेटर। बॉयलर या फिर इवोपरेटर, ठीक है। बॉयलर या फिर इवोपरेटर, दोनों का मैं यूज बताऊंगा कहाँ होता है। दोनों का यूज बताऊंगा मैं कहाँ होता है। एक तो है डिवाइस हमारा बॉयलर,
और एक डिवाइस है हमारा सर इवोपरेटर। दोनों में फेज चेंज होते हैं बेटा। दोनों डिवाइसेस में ध्यान रखिएगा, फेज चेंज प्रोसेस अकर होता है, फेज चेंज होता है। बॉयलर में आर नहीं लिखा भाई। बॉयलर में क्या होगा सर, बॉयलर में आपका वर्किंग फ्लूइड लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाता है। इवोपरेटर में भी आपका वर्किंग फ्लूइड लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाता है। बॉयलर का आप यूज करते हो सर जनरली हमारे स्टीम पावर प्लांट में। कहाँ यूज में लेते हो, स्टीम पावर प्लांट में यूज में लेते हो। और इवोपरेटर का यूज जनरली किया जाता है आपके रेफ्रिजरेटर में। इसमें रेफ्रिजरेटर में। अब यहाँ पर देखिए कि लिक्विड से वेपर जा रहा है, लिक्विड से वेपर जा रहा है, दोनों में लिक्विड से वेपर जा रहा है, तो दोनों ही आपकी हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइस होगी। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। दोनों ही आपकी हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइस होगी। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो फेज चेंज होगा, लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर, बोलो मेरे साथ, लिक्विड से वेपर। चलिए, स्टीम पावर प्लांट में ये क्या करता है सर, स्टीम पावर प्लांट में ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। में कन्वर्ट करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। आपके रेफ्रिजरेटर में ये क्या करता है, तो रेफ्रिजरेटर में ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ये वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में ये कन्वर्ट करता है। ध्यान से इसका फंक्शन याद रखिएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में ये कन्वर्ट करता है। अगर यहाँ पर भी मैं एजम्पशंस की बात करूं तो सर यहाँ पर भी क्या मैं एजम्पशन एज्यूम करनी पड़ेगी, बिल्कुल। जितने भी आपको मैं यहाँ पर स्टडी फ्लो डिवाइसेस पढ़ा रहा हूँ उन सभी जगह पर आपको एजम्पशन एज्यूम करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो एनालिसिस होगा वो टिपिकल हो सकता है। वाई वी आर एज्यूमिंग, हम एज्यूम क्यों करते हैं, हम एजम्पशन इसलिए कंसिडर करते हैं ताकि हमारा जो एनालिसिस है वो बहुत सिंपल हो जाए, सिंपल सा एनालिसिस हो जाए, हमें ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना पड़े, सिंपल सा एनालिसिस हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं एजम्पशन यूज में लेते हैं। तो सबसे पहली एजम्पशन यही मैं लिख देता हूँ, देखिए, नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली दूसरी एजम्पशन क्या होगी आपको पता चल गया होगा, फटाफट सभी लिख के बताओ, दूसरी एजम्पशन किसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, किनके चेंजेस में हम नेग्लेक्ट करेंगे, वैसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उनके चेंजेस को हम नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी। तीसरी एजम्पशन क्या होगी, ये दोनों वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है, ये तो हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, तो यहाँ पर वर्क इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, नो वर्क इंटरेक्शन। नो वर्क इंटरेक्शन, यहाँ पर कोई भी वर्क इंटरेक्शन नहीं होगा। जब मैं यहाँ पर ये सभी एजम्पशन यूज में लूंगा तो हमारी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, हमारी बॉयलर में जाने वाली हीट, या फिर हमारी बात करें, या फिर अगर हमारी बात करें हमारे इवोपरेटर में जाने वाली हीट, इसकी जो वैल्यू होगी सर वो वैल्यू होगी हमारी H2 माइनस ऑफ H1। क्योंकि जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, सिस्टम में बॉयलर या फिर कंडेंसर, कुछ मान लो आप इसको, बॉयलर कंडेंसर ऑपरेटर कुछ भी मान सकते हो आप, सिंपल सा सिस्टम, जहां भी आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का एनालिसिस करना है, सिंपल सा सिस्टम मान लीजिए, एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम H1, एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम H2। इस डिवाइस में, बॉयलर और इवोपरेटर में, आप हीट को एब्जॉर्ब करवाते हो, तो ये पता होना चाहिए कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट रिजेक्ट, ये हो रही है हमारी हीट एब्जॉर्ब। तो जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो हीट गोइंग इनटू द सिस्टम प्लस H1 गोइंग इनटू द सिस्टम इक्वल्स टू H2 कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो Q का वैल्यू क्या होगा सर, Q का वैल्यू होगा H2 माइनस ऑफ H1। तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल्स टू एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका यूज आप बहुत ज्यादा करने वाले हो। अगर आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से बने रहेंगे तो जब मैं आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा तब मैं इसका घमासान यूज करूंगा, दबा के इसका मैं यूज करूंगा, दबा के एकदम, बार बार मैं ये बोलूंगा, एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। ये चीजें बेटा मैं बार बार बोलूंगा, ये चीजें मैं क्या करूंगा, बार बार बोलूंगा, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, चलिए बेटा, शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़े। यस यस यस, नेक्स्ट डिवाइस इज योर कंडेंसर। यहाँ किसी को कोई डाउट हो, यू कैन लेट मी नो, आप हमें सूचित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सूचित कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट डिवाइस क्या है बेटा? सर नेक्स्ट डिवाइस है हमारा कंडेंसर। सर कंडेंसर में भी फेज चेंज होता है। कंडेंसर भी कैसी डिवाइस है? सर इसमें भी फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है? फेज। ये ध्यान रखिएगा, किसमें फेज चेंज होता है, किसमें फेज चेंज नहीं होता। ठीक है, इसमें फेज, एयर रेफ्रिजरेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें फेज चेंज नहीं होता, तो वहां पर कंडेंसर, इवापोरेटर, बॉयलर यूज में नहीं लिए जाते। वहां आपने ये चीज लिख दिया ना तो भैया आपको जेल में भेज देंगे, जेल में भेज देंगे, ये ध्यान रखना। कंडेंसर में फेज चेंज होता है। क्या होता है सर कंडेंसर में? सर कंडेंसर में फेज चेंज होता है फ्रॉम योर वेपर फेज टू लिक्विड फेज, वेपर फेज टू लिक्विड फेज। और वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट रिजेक्शन करना पड़ता है। ये एक तरीके की हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइस नहीं है, ये एक तरीके की हीट हीट रिजेक्शन डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? हीट रिजेक्शन डिवाइस है, ये एक तरीके की है हीट रिजेक्शन डिवाइस। और ये जो हमने बात की है बॉयलर और प्रेशर की, ये जो चीजें यहाँ पर हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर हुई है, ये ध्यान रखना। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। ये हीट एक्सचेंजर है, इनमें प्रेशर चेंज नहीं होता। इसमें भी हीट रिजेक्शन होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। मेरे को याद आ गया इसलिए बता दिया मैंने। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का कौन वेट करेगा, अभी थर्मोडायनेमिक्स में याद कर लो। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो बेटा, इसका यूज कहाँ करते हैं? सर इसका यूज हम जनरली करते हैं हमारे स्टीम पावर प्लांट में। इसमें स्टीम पावर प्लांट में, स्टीम पावर प्लांट में हम इसका यूज करते हैं। और सर और कहाँ यूज करते हैं? सर और इसका यूज हम करते हैं सर रेफ्रिजरेटर में। एक कॉमन सी चीज देख के बताओ कि अभी जो दो डिवाइसेस हमने पढ़ी है, दोनों के दोनों देखो, ये भी स्टीम पावर प्लांट रेफ्रिजरेटर, ये भी स्टीम पावर प्लांट रेफ्रिजरेटर। स्टीम पावर प्लांट में बॉयलर, लेकिन रेफ्रिजरेटर में इवोपरेटर। और कंडेंसर स्टीम पावर प्लांट में, कंडेंसर रेफ्रिजरेटर में। काम क्या है इनका? सर काम क्या है इनका? स्टीम पावर प्लांट में ये क्या करता है, टरबाइन के एग्जिट से, टरबाइन के एग्जिट से जो आपका वर्किंग फ्लूइड आता है, उसको ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट करता है। और रेफ्रिजरेटर में भी ये क्या करता है? रेफ्रिजरेटर में भी ये वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है, में कन्वर्ट करता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इसका आपको सिर्फ फंक्शन पता होना चाहिए कि ये करते क्या है। कैसे करते हैं वो हम बाद में डील करेंगे, कैसे करते हैं ना उसको हम बाद में डील करेंगे। देखिए जरा, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए एक बार। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एक तरीके का आपका ये हीट एब्जॉर्ब, हीट रिजेक्शन डिवाइस है। यहाँ पर कुछ हम एजम्पशंस लेने वाले हैं। यहाँ पर कुछ अब मैं एजम्पशंस लेने वाला हूँ। क्या एजम्पशन है? देखिए, सबसे पहली एजम्पशन है कि नेग्लेक्टिंग, जो हमने बॉयलर वगैरह में ली थी, नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। उसके बाद क्या एजम्पशन है? नेग्लेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। उसके बाद क्या एजम्पशन है? जो यहाँ पर कोई भी वर्क इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी वर्क इंटरेक्शन नहीं है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर कोई भी एक सिस्टम सा कंसिडर कर लो, कर लिया। जैसे हम सिस्टम को कंसिडर करेंगे, एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। H1 एंथैल्पी से जा रहा है, H2 एंथैल्पी से बाहर निकल रहा है। ये दोनों आपकी हीट रिजेक्शन डिवाइस है, तो भैया हमने हीट रिजेक्शन करवा दिया Q। तो सिंपल सा आप लगा दीजिए कौन कौन सी एनर्जी अंदर जा रही है। सर H1 अंदर जा रही है,
और कौन कौन सी एनर्जी बाहर निकल रही है सर? H2 बाहर निकल रही है और Q बाहर निकल रही है। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? Q का वैल्यू हो जाएगा H1 माइनस ऑफ H2, H1 माइनस ऑफ H2। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है इन केस ऑफ द कंडेंसर, इन केस ऑफ द कंडेंसर। आई होप ये चीजें आपको याद रही होगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दो प्रोसेस आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उनकी मैं बात करने वाला हूँ। और वो प्रोसेस है बेटा आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस और फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। यहाँ से क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है बेटा। यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अति अति महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रोटलिंग प्रोसेस और आपका फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस आपका रेफ्रिजरेशन में यूज में लिया जाता है, उसको मैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके जाऊँगा। और फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस भी आपको मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन लेट मी नो, आप हमें सूचित कर सकते हैं, बताइए ज़रा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, है ना? किसी को भी कोई भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो। बताइए ज़रा, कोई भी डाउट, टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो। यस, ठीक है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को ऑफलाइन मोड में देखेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कीजिए, और कमेंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको डील कर लूँगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम उसको डील कर लेंगे, ठीक है? यस बेटा, चलिए ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा थ्रॉटलिंग की और हमारे फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस की। ठीक है, थ्रॉटलिंग की और फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करते हैं। कोई भी दिक्कत आए, यू कैन कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम उसको क्या करेंगे, डील कर लेंगे। उसको हमारा डील करना हमारा काम है, ठीक है? मन में डाउट मत रखिएगा, यू हैव टू फील द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए हम डेफिनेशन पर जाएंगे और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता क्या है। पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, थ्रॉटलिंग थ्रॉटलिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि वो होता क्या है एक्चुअल में। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस, किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में किया जाता है, एक्चुअल प्रोसेस को कैसे फील किया जाए। देखिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहली चीज होती है, ऐसे कहते हैं ना कि चोर कौन है, चोर की कुछ पहचान होती है ना? तो ठीक उसी तरीके से थ्रॉटलिंग प्रोसेस के भी कुछ पहचान है। इसकी क्या पहचान है, देखिए, फ्लो थ्रू, अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले, फ्लो थ्रू रिस्ट्रिक्टेड पैसेज, फ्लो थ्रू रिस्ट्रिक्टेड पैसेज, फ्लो थ्रू रिस्ट्रिक्टेड पैसेज, फ्लो थ्रू जो रिस्ट्रिक्टेड पैसेज होगा वो होगा बेटा आपका थ्रॉटलिंग। तो रिस्ट्रिक्टेड पैसेज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, रिस्ट्रिक्टेड पैसेज। फिर है देखिए फ्लो थ्रू पोरस प्लग, क्या है, फ्लो थ्रू पोरस प्लग, फ्लो थ्रू पोरस प्लग। अब देखिए यहाँ पर, फिर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए फ्लो थ्रू पार्शियल ओपन्ड वॉल, फ्लो थ्रू पार्शियल ओपन्ड वॉल। तो ये तीनों चीजें आपको जहां देखने को मिलेगी वो बेटा प्रोसेस होगा हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होगा हमारा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा। फ्लो थ्रू रिस्ट्रिक्टेड पैसेज, फ्लो थ्रू आपका पोरस प्लग, फ्लो थ्रू आपका पार्शियल ओपन्ड वॉल। फ्लो थ्रू रिस्ट्रिक्टेड पैसेज, फ्लो थ्रू पोरस प्लग, फ्लो थ्रू पार्शियल ओपन्ड वॉल। ठीक है, चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड पैसेज क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिस्ट्रिक्टेड पैसेज क्या होता है। मान लीजिए ये आपकी कोई पाइप है, ये कोई आपकी पाइप है, हमने क्या किया है, इसके अंदर से आपका पानी फ्लो हो रहा था, ऐसे कोई भी कुछ भी फ्लो हो सकता है। हमने क्या किया है, यहाँ पर इतना रास्ता बंद कर दिया। अब आपका पानी यहाँ से फ्लो होगा, है ना, यहाँ से फ्लो होगा। तो इस तरीके से फ्लो होगा, इसे हम बोलते हैं फ्लो थ्रू रिस्ट्रिक्टेड पैसेज।
पोरस प्लग क्या होता है? आपने वाटर फिल्टर देखा होगा, वाटर फिल्टर में कैंडल्स होती है ना, मोमबत्ती सी कुछ होती है कैंडल जैसा। वाटर फिल्टर में ऐसा कैंडल से बने होते हैं, कैंडल्स के अंदर से आपका वाटर फिल्टर होता है ना। पहले पुराने टाइम में जो वाटर फिल्टर आते थे उनके अंदर ऐसी कैंडल्स बनी होती थी, है ना, और नीचे ऐसे ये ऐसे पाइप बना होता था, है ना। तो यहाँ से आपका वाटर एंटर करता था, तो इसे हम बोलते हैं पोरस प्लग। क्या बोलते हैं? पोरस प्लग बोलते हैं, है ना, पोरस प्लग। पार्शियली ओपन वाल्व तो आप समझ गए होंगे, आपके घर में जो आपका जो टैप होता है, अगर आपने उस टैप को पार्शियली ओपन कर रखा है, तो पार्शियली ओपन करने के कारण उसके थ्रू जो फ्लो होने वाला है उसका नाम हमने रखा है बेटा थ्रोटलिंग। उसका नाम हमने क्या रखा है? थ्रोटलिंग नाम हमने रखा है। थ्रोटलिंग करने से होगा क्या? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इफ यू आर गोइंग टू डू द थ्रोटलिंग प्रोसेस। नाउ लेट्स सी। चलिए पोरस प्लग का एग्जांपल लेते हैं। बहुत छोटा सा पोरस प्लग होता है और ये हमने एक पाइप के बीच में लगा रखा है। 1 या 2 सेंटीमीटर का होता है ऑलमोस्ट, 1 या 2 सेंटीमीटर का होता है ऑलमोस्ट, देखिएगा, है ना। यहां से आपका वर्किंग फ्लूइड एंटर करेगा और यहां से आपका वर्किंग फ्लूइड बाहर निकलेगा, ठीक है। ये आपका बीच में जो इतना सा छोटा, ये उंगली के ऊपर जो है ना पार्ट, उतना सा आपका पोरस प्लग होता है, बहुत छोटा सा पोरस प्लग होता है। अब देखिएगा इसमें क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे होल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं, ये छोटे छोटे होल है इसमें, दीज आर छोटे छोटे होल, है ना। और इन होल के थ्रू आपका वर्किंग फ्लूइड इसके अंदर एंटर करता है। अब मान लीजिए जब ये होल के थ्रू अंदर आपके वर्किंग फ्लूइड जाएगा तो वर्किंग फ्लूइड फर्स्ट फर्स्ट के बाहर निकलेगा ऐसे। अरे यार, जब वर्किंग फ्लूइड यहाँ पर था उसको पूरा फ्लो होने के लिए रास्ता मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर जैसे वो एंटर करेगा तो उसको क्या होगा? फ्रिक्शन फील होगा, क्योंकि वो छोटे छोटे होल, छोटे छोटे पोर्स की तरह, पोर मतलब छिद्र, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू होते हुए यहाँ से बाहर निकल रहा है। और जब वो छोटे छोटे पोर्स के थ्रू यहाँ से होते हुए बाहर निकल रहा है तो बेटा यहाँ पर फ्रिक्शन है। यहाँ पर क्या है? फ्रिक्शन है। तो दिस इज द फ्रिक्शन, यहाँ पर है बेटा फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? यहाँ पर है सर हमारा फ्रिक्शन, यहाँ पर है हमारा फ्रिक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपका वर्किंग फ्लूइड यहाँ पर एंटर करता है और आपका वर्किंग फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल जाता है ना। वर्किंग फ्लूइड अंदर जाता है, वर्किंग फ्लूइड बाहर निकलता है। और अगर वर्किंग फ्लूइड अंदर जाता है, वर्किंग फ्लूइड बाहर निकलता है, वो पोरस प्लग में कितने समय के लिए रहता है सर? बहुत कम समय के लिए रहता है। आपका जब वर्किंग फ्लूइड, लिसन केयरफुली, इसके अंदर एंटर करेगा और जब आपका वर्किंग फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस पोरस प्लग के थ्रू जो फ्लो हो रहा होगा वो थ्रोटलिंग प्रोसेस है। तो पोरस प्लग में आपका वर्किंग फ्लूइड, पोरस प्लग में आपका वर्किंग फ्लूइड बहुत कम समय के लिए रहता है। ये पोरस प्लग है, पोरस प्लग में आपका वर्किंग फ्लूइड बहुत कम समय के लिए रहता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरा एक फास्ट प्रोसेस है? इसी के साथ अब आप देखिए, इसी के साथ अब आप देखना, अब देखना, हाइड कर रहा हूं मैं खुद को। देखिए फ्रिक्शन है तो प्रोसेस आपका इररिवर्सिबल है। फ्रिक्शन है तो आपका प्रोसेस इररिवर्सिबल है। इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल सर, फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा तो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा। प्रोसेस फास्ट है, प्रोसेस फास्ट होने का मतलब है कि जब आपका वर्किंग फ्लूइड यहाँ से फ्लो होगा, जब भी आपका वर्किंग फ्लूइड यहाँ से फ्लो होगा तो वर्किंग फ्लूइड को हीट ट्रांसफर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके का एडियाबेटिक प्रोसेस है। वर्किंग फ्लूइड को हीट ट्रांसफर करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर वर्किंग फ्लूइड को हीट ट्रांसफर करने का मौका कब मिलेगा? जब उसके पास पर्याप्त समय हो अंदर रुकने का, मौका मिलेगा तभी तो हीट ट्रांसफर होगा। वर्किंग फ्लूइड हीट ट्रांसफर जैसे ही करने लगता है वो बाहर निकल जाता है, तो वहां पर आपको मौका ही नहीं मिल रहा है हीट ट्रांसफर करने का, मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिलेगा तो चौका नहीं मारेगा। तो आपका जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है बेटा वो एक तरीके का इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। एंड ड्यू टू फ्रिक्शन, इस थ्रोटलिंग प्रोसेस में सर हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है। ध्यान रखिएगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस में हमेशा प्रेशर डिक्रीज होगा, हमेशा इसमें क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ, एज्यूम तो क्या करूंगा, देखिए चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो एंड चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। इस प्रोसेस में कोई भी वर्क इंटरेक्शन नहीं है, इस प्रोसेस में कोई भी वर्क इंटरेक्शन नहीं है। तो इस प्रोसेस में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, इस प्रोसेस में स्टडी फ्लो
एनर्जी इक्वेशन लगाओ। तो जब इस प्रोसेस में मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाता हूं तो देखिए क्या होगा सर, H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 प्लस DZ1 प्लस Q डिवाइड बाय M इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 प्लस DZ2, भैया Z2 तो बुरा मान के कह रहे 1000 लगाओ नीचे, ये भी कह रहे हैं हमारे नीचे भी 1000 लगाओ, लगा देते हैं 1000 प्लस W बाय M। तो देखिए यहाँ पर चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी आर जीरो, चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी आर जीरो, एडियाबेटिक प्रोसेस, नो वर्क इंटरेक्शन। तो भैया H1 इज इक्वल्स टू व्हाट सर, H1 इज इक्वल्स टू H2। इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। तो चलिए आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं बताता हूँ। आपको पहला चीज याद रखना है, आई विल बी हाइड, ये एक तरीके का इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक तरीके का इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और सर इरिवर्सिबल में भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो ये एक तरीके का इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सर हमेशा प्रेशर डिक्रीज होता है, इस प्रोसेस में हमेशा प्रेशर डिक्रीज होता है। तीन बात, चौथी बात आपको याद रखनी है कि सर ये वाला जो प्रोसेस है ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। तो क्या ये चारों बातें आपको याद रहेगी, थम्स अप करके बताओ बेटा, थम्स अप करके बताइए। यस, कोई भी डाउट हो अपने डाउट संभाल के रखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उन सभी डाउट्स को मैं नेक्स्ट क्लास में कंसिडर कर लूंगा। तो ये चारों बातें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, चारों बातें याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे आइसेंथैल्पिक प्रोसेस के बारे में। तो आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस के बारे में अब मैं बात करता हूँ। देखिए, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस के बारे में अब हम बात करते हैं। चलिए सर, वर्किंग फ्लूइड दो होता है, एक तो होती है सर हमारी आइडियल गैस, एक होता है वर्किंग फ्लूइड हमारा रियल गैस, ठीक है। देखिए जरा, आइडियल गैस में जो आपकी एंथैल्पी होती है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर आइडियल गैस के केस में आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट होगा। और अगर मैं कहूँ आइसेंथैल्पिक प्रोसेस अगर आपके आइडियल गैस के लिए हो रहा है तो इसमें आपकी एंथैल्पी भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, एंथैल्पी भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। लेकिन रियल गैस के केस में एंथैल्पी इज नॉट फंक्शन ओनली ऑफ टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, इसके साथ साथ ये प्रेशर का भी फंक्शन है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। तो क्या होगा सर, देखिए, जब प्रेशर डिक्रीज होगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि सर एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में, ये ध्यान रखना बेटा, कुछ नमूने हैं यहाँ पे। रेफ्रिजरेशन जब पढ़ाऊंगा तब कहेंगे कि सर थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है। रियल गैस के केस में जब आपका एंथैल्पी कांस्टेंट होगा, जब आपका एंथैल्पी रियल गैस में एंथैल्पी कांस्टेंट होगा, डोंट वरी, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्या ये बात, ये चार्ट क्लियर है क्या, ये चार्ट क्लियर होना चाहिए, आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में फर्क समझ आना चाहिए। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट होगी, ये मैंने देखो पीछे भी लिखा है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हमेशा एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहेगी और एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा नहीं लिखा गया, कांस्टेंट इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस। लेकिन एंथैल्पी कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर भी हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा सर, टेम्परेचर कांस्टेंट तब होगा जब हमारी गैस आइडियल गैस होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट तब होगा जब हमारी गैस कैसी गैस होगी, आइडियल गैस होगी।
और जब हमारी गैस आइडियल गैस नहीं होगी, जब हमारी गैस रियल गैस होगी, तो एंथैल्पी तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पर बेटा टेम्परेचर डिक्रीज होगा ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्रेशर व्हेन एक्सपेंशन विल बी टेक्स प्लेस इन ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस। व्हेन एक्सपेंशन विल टेक्स प्लेस इन ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस। आई होप ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपको याद हो चुका होगा। तो ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस से जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस और जो लास्ट प्रोसेस है आपका स्टडी फ्लो डिवाइस का, वो प्रोसेस है बेटा आपका फ्री एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन बेटा। फ्री एक्सपेंशन मतलब फ्रीली एक्सपेंशन। इसको हम कैसे फील करेंगे? देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर को मैंने क्या कर रखा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक एक तरफ तो मैंने यहाँ पर गैसेस डाल रखी है, ये गैसेस है मेरी, गैसेस के मॉलिक्यूल डाल रखे हैं। ये गैसेस के मॉलिक्यूल डाल रखे हैं। तो जहां पर कुछ मैटर होगा वहां कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, और यहाँ पर मैंने वैक्यूम मेंटेन कर रखा है। क्या मेंटेन कर रखा है? वैक्यूम मेंटेन कर रखा है। और मैंने इस कंटेनर को बना रखा है एडियाबेटिक। क्या बना रखा है? एडियाबेटिक। ये आपका जो कंटेनर है, ये एडियाबेटिक कंटेनर है। ये एडियाबेटिक कंटेनर है, ठीक है। चलिए बेटा, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा होल करता हूँ। और जब मैं यहाँ पर एक छोटा सा होल करूंगा, तो मेरी गैसेस यहाँ से आपके वैक्यूम वाले कंटेनर में आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो ये एक तरीके का आपका अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन है। और इसको मैं क्या कह सकता हूं कि ये है हमारा एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। ये क्या है हमारा? एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो जब ऐसा होता है तो इस टाइप के एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं बेटा? फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री एक्सपेंशन। अब देखिए, जब इतने सारे मॉलिक्यूल इस छोटे से रास्ते से होते हुए चिपक 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 के आएंगे, तो यहाँ पर फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। कौन पिक्चर में आएगा? फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। और अगर फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, तो फ्रिक्शन के पिक्चर में आने से ये जो आपका प्रोसेस होगा सर, ये एक तरीके का इररिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। कैसा प्रोसेस हो जाएगा? इररिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि फ्री एक्सपेंशन कैसा प्रोसेस है, तो फ्री एक्सपेंशन एक तरीके का इररिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इररिवर्सिबल प्रोसेस है। इस फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में आपका सर हमारा डेल्टा क्यू तो जीरो है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है सर एडियाबेटिक है। सर इसमें डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो के इक्वल है, क्योंकि सर ये अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन है, कोई रोकने वाला नहीं है। जब ये एक्सपेंड होंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर नो वर्क इंटरेक्शन है, यहाँ पर कोई भी वर्क इंटरेक्शन नहीं है। सर यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो है, और चेंज इन एंथैल्पी भी हमारा जीरो है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में आपका जो इनिशियल टेम्परेचर होता है, वो आपके फाइनल टेम्परेचर के बराबर होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, ध्यान रखना, ये प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये तो इरिवर्सिबल हो गया। नहीं है, बड़ा बड़ा। हालांकि इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम है। क्यों है? देखिए, जब यहां से ये बाहर निकलेगा, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब ये बाहर निकलेगा, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ध्यान से सुनिए, अब टेम्परेचर एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए ये टेम्परेचर एक्सिस है। जब ये वर्किंग फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन जब ये आगे जाके दीवारों से टकराएगा, तो अपनी एनर्जी दीवारों को दे देगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है।
आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसमें सिर्फ क्या है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास 1000 रुपए थे, दूसरे दिन भी 1000 रुपए, तीसरे दिन भी 1000 रुपए, चौथे दिन भी 1000 रुपए, पांचवें दिन भी 1000 रुपए, तो वो 1000 रुपए कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है, किसी ने आपको 500 रुपए दिए, 1500 हो गए, अगले दिन आपने 500 रुपए खर्च कर दिए, आपके पास 1000 बच गए। तो 500 आए थे, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अगले दिन 500 खत्म कर दिए, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो थ्रू आउट द प्रोसेस 1000 थोड़ी रहे, बीच में 1500 भी तो हुए थे। तो मतलब क्या है कि जब थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर सेम बना रहता है, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर सेम बना रहता है, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन जब एंड पॉइंट और इनिशियल और फाइनल एंड पॉइंट्स पर टेम्परेचर सेम होगा और बीच में टेम्परेचर सेम नहीं है, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। ये जो डॉट डॉट वाला है ना, ये आइसोथर्मल होगा, लेकिन ये ऊपर वाला क्या होगा, आइसोथर्मल नहीं होगा। तो मैं बोलता हूँ नॉन आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल नहीं होगा। आई होप ये मेरी बात आप समझ रहे होंगे सभी ना, मेरी बात आप सभी समझ रहे होंगे। तो ये चीज बेटा आज हमने डील की है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी। सबसे पहले हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में बात की थी। स्टडी फ्लो क्या होता है, प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, मास फ्लो गोइंग इनटू द सिस्टम एंड मास फ्लो कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम विल रिमेन सेम। मोस्ट ऑफ जो आपकी थर्मोडायनेमिक डिवाइस होती है वो सभी आपकी स्टडी फ्लो डिवाइसेस होती है। तो यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये आपकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन थी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए बेटा फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपसे पूछी जा चुकी है। नोजल का आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसमें भी हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाई थी। डिफ्यूजर टरबाइन के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने यहाँ भी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के कितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की। कंप्रेशर पंप के बारे में हमने बात किया कि ये क्या होता है। बॉयलर इवोपरेटर के बारे में हमने बात कर लिया। कंडेंसर के बारे में हमने बात की। फिर थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। यहाँ पर आपको जो भी मैंने हाईलाइट करके चीजें बताई है, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ मैंने आपको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बताया। आइडियल केस में, आइडियल गैस के केस में आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। रियल गैस के केस में आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है ड्यू टू द आइसेंथैल्पिक प्रोसेस जब थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। यहाँ थ्रोटलिंग लिखो तो भी कोई चले, काम चलेगा। जब थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है तो आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। तो रियल गैस के केस में ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्रेशर टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, व्हाइल एक्सपेंशन विल बी टेक्स प्लेस। और फ्री एक्सपेंशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब कुछ जीरो होता है और इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाई इरिवर्सिबल प्रोसेस, ड्यू टू द फ्रिक्शन कम इनटू द पिक्चर। और ये बेटा मेरी एसएससी की बात करें, एसएससी एग्जाम में और गेट एग्जाम में अगर आप मुझसे पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये मेरी बेटा प्रोफाइल है अनअकैडमी पर। यहाँ पर मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ। तो unacademy.com@मैक विशाल पे जाइएगा और आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पर आप मेरी सभी स्पेशल क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ बेटा ये मेरा फेसबुक ग्रुप है, इन पर भी आप जुड़ सकते हैं। और ये हमारे इस यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल है। इसी के साथ ये हमारे इंडिया के नंबर 1 स्टडी यूट्यूब चैनल है जिनसे जुड़ के आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इंजीनियरिंग पाठशाला जीएस टर्मिनल से आप जुड़ के नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर सकते हैं। एसएससी जेई से जो आप हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं, आप गेट वाले चैनल से जुड़ के आप गेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप हमारे इस विशाल सेना में सम्मिलित हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।